ये आपको रेशियो देता है, दैट इज द परसेंटेज ऑफ स्टील टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो देता है, परसेंटेज ऑफ स्टील टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट FCK का रेशियो देता है। दिस विल गिव यू अबाउट दिस वन। अब क्या मतलब निकला भाई इससे? तो इससे सीधा सा फंडा निकला यार कि भाई PT परसेंट डिवाइडेड बाई FCK इज इक्वल टू K इज द कांस्टेंट। तो PT परसेंटेज को मैं लिख सकता हूँ K इंटू FCK। PT क्या होता है? AST अपॉन BD इंटू 100 इज इक्वल टू K इंटू FCK। तो माय डियर फ्रेंड्स AST क्या आ गया? AST आ गया मेरे पास, दैट इज द K इंटू FCK इंटू B इंटू D डिवाइडेड बाई 100, दैट इज द एरिया ऑफ स्टील, जो इस मोमेंट और इस लोड के लिए डायरेक्टली आपको मिल रहा है। आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, यू विल गेट दैट डायरेक्टली AST वैल्यू। मेन रेनफोर्समेंट है, ट्रांसवर्स तो फिर ये मेन निकल गया, इससे नंबर ऑफ बार या जो भी करना है दैट यू कैन डिटरमाइन। बार निकाल लीजिए या डाया निकाल लीजिए, सर्कुलर रेक्टेंगल कॉलम है तो, और उसके बाद में ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट तो आप जानते ही हैं। सो दिस इज द वन। तो ये कर्व हमें क्या वैल्यू देता है? दिस कर्व गिव्स द कांस्टेंट फॉर PT और FCK, PT डिवाइडेड बाय FCK, and by using this K value, constant value, we can calculate the AST for the column। चलिए, तो अब मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, वैसे वैसे आप लोग लिखिएगा, है ना, ताकि आपका सिस्टमेटिक नोट्स बन जाए और जितना आप लोगों को जरूरी है उतना एग्जाम के अंदर समझ में आ जाए। चलो, तो जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिखना, फालतू इसमें कुछ मत करना। हेडिंग लगाइए, डिजाइन ऑफ यूनिसेंट्रिक लोडेड कॉलम, डिजाइन ऑफ यूनिसेंट्रिक लोडेड कॉलम। पहला पॉइंट लिखिए, इन दिस कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। इन दिस द कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड and subjected to axial load and moment about any one of the axis ब्रैकेट में लिखो MUX और MUY, या तो MUX या फिर MUY। Column is subjected to axial load and moment about any one of the axis, ब्रैकेट में लिख लीजिए MUX और MUY। और लिखना जरूरी है, एंड मत लिख देना, एंड का मतलब बाइसेंट्रिक वाले में स्टेटमेंट हो जाएगा फिर ये। दूसरा पॉइंट, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील ड्यू टू बोथ इफेक्ट, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, जैसे लिखो, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट ड्यू टू बोथ इफेक्ट, ड्यू टू बोथ इफेक्ट, ब्रैकेट में लिखिए एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मूवमेंट, एक्सियल लोड एंड बेंडिंग मूवमेंट, वी यूज द interaction curve, we use the interaction curve, we use the interaction curve, this is the interaction curve। ये लिख लो, नोट करके पॉइंट लिखो। Interaction curve are taken from SP16, interaction curve are taken from SP16 स्टैंडर्ड पब्लिकेशन, ये रहता है इसका पूरा नाम, है ना। और ये डिजाइन एड कोड है, अलग अलग डायमेंशन, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के रेस्पेक्ट में आपको डायरेक्ट वैल्यू देता है।
तो इंटरेक्शन कर्व आर टेकन फ्रॉम sp16। नेक्स्ट लाइन लिखिए। तो नेक्स्ट लाइन में आपको करना क्या है, आपको जो है दोस्तों ये ग्राफ बना लेना है और आपको ये नहीं लिखना है, ये वाला पोर्शन नहीं लिखना है, दिस वन। बाकी ये फटाफट बना लो जो बनाया गया क्विकली। Interaction curve gives the constant ब्रैकेट में हो जाएगा k for given axial load and moment, for with respect to given axial load and moment, तो ये आपको देगा, क्या देगा, कांस्टेंट देगा। और दैट कांस्टेंट इज द, ये जो कांस्टेंट दे रहा है दैट इज pt अपॉन fck इज इक्वल टू k, और k क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, दैट इज, यहाँ से लिखा जा सकता है दैट इज pt क्या हो जाएगा, दैट इज ast अपॉन bd इंटू 100 इज इक्वल टू k इंटू fck। सो यहाँ से ast आ जाएगा, दैट इज k इंटू fck इंटू bd डिवाइडेड बाई 100। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। ये आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। तो ये आप डायरेक्टली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंटरेक्शन कर्व। नीड नॉट टू कैलकुलेट या सोल्व दैट इक्वेशन 0.4 FCK FY और 0.87 FY वाली जो हम लोग लिखते हैं, डायरेक्टली वैल्यू दे देगा। चलिए, दिस इज द इंटरेक्शन कर्व। इसमें और जरूरत नहीं है यार किसी की। अंदर आपको दोनों एक्सिस में मोमेंट होगा, तो इसके लिए इंटरेक्शन कर्व जो बनता है वो बनेगा कुछ ऐसे। लुक एट दिस इज द इंटरेक्शन कर्व, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरे पास में, दिस इज द PU अपॉन, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा दैट इज द PU अपॉन FCK BD, एंड ये हो जाएगा मेरे पास MUX अपॉन FCK BD स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे पास में MUY अपॉन FCK BD स्क्वायर।
अगर मैं इस प्लेन को लेता हूं, इसका मतलब ये है कि मैं यूनिसेंट्रिक की बात कर रहा हूं, my उसमें 0 है। अगर मैं इधर कर्व बनाऊंगा, इधर कर्व अगर बनाता हूं, लुक एट दिस, तो दिस कर्व रिप्रेजेंट दैट कि ये यूनिसेंट्रिक है MUX एंड PU के बीच में। इस वाले प्लेन में my को मोमेंट को हमने 0 माना गया है, इसमें हमने 0 माना है। तो ये मैं दो लाइन शो कर देता हूं, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। अगर मैं इधर की साइड बनाता हूं तो उस केस में क्या होगा कि भाई इसमें अगर मैं मानूंगा, तो अगर मैं इस प्लेन में बात करता हूं तो भाई मेरे पास में जो है वो MUX 0 है। इस वाले प्लेन में अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास में क्या रहेगा, MUX का वैल्यू 0 रहेगा। PU और MUY के बीच में इक्वेशन बनी होगी। But we know that it is the column which is subjected to. It is subjected to MUX, MUY and PU. अगर मैं इस कॉलम की बात करता हूं तो ये कॉलम जो है, ये वाला कॉलम किससे सब्जेक्टेड है, सब्जेक्टेड टू किस से सब्जेक्टेड है, PU, MUX and MUY. PU that is the ultimate PU is the axial load and MUX is the moment about x-axis and MUY moment about y-axis, दोनों से सब्जेक्टेड है। तो मैं अलोन इसको लेके एनालिसिस नहीं कर सकता, अलोन इसको लेके एनालिसिस नहीं कर सकता। आई हैव टू कंसीडर बोथ ऑफ दैट वन। तो उसके लिए जो कर्व बनेगा डेफिनेटली ये 3D वाला एनालिसिस होगा। और ये जो कर्व बनता है माय डियर फ्रेंड्स, दिस कर्व बिकम्स लाइक दिस। दिस इज द वन। तो दिस इज द 3D कर्व। ये 3D कर्व तो यहाँ पे पूरा शो नहीं हो पा रहा, ये कुछ ऐसे बन के आता है, ये कुछ ऐसे बन के आता है। तो ये सो दिस इज द वन। ये जो कर्व शो कर रहा है दैट कर्व रिप्रेजेंट, ये 3D मतलब बाहर की साइड बनता है ये। तो यहाँ तो ये बन नहीं पा रहा होगा, तो ये ऐसा करके कुछ रहता है, कुछ शो रहा है क्या ये, समझ लीजिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको दो लाइन ये रहने दो। तो ये कर्व जो होगा, ये जो मैंने ग्रीन कलर में शो किया है, दिस गिव यू द आइडिया, द कांस्टेंट, गिव यू द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट दैट गिव यू द PT अपॉन FCK, ठीक है ना। तो ये आपको ये सारा करना रहता है। तो आप इतना ही ध्यान रख लो कि ये कुछ 3D वाला कर्व कुछ ऐसा है। तो इस कॉलम के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो इस कॉलम में क्या हो जाएगा, तो हेडिंग लगाओ, जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे लिखिएगा। हेडिंग लगाइए, डिजाइन ऑफ बाइसेंट्रिक लोडेड कॉलम। और ये डायग्राम फटाक से बना लो, फटाफट बनाओ इसको, क्विक। दिस इज द इंटरेक्शन कर्व फॉर बाइसेंट्रिक लोडेड कॉलम। कॉलम इज सब्जेक्टेड टू, पहला हो जाएगा कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड P, ये हो जाएगा एक्सियल लोड P, एक्सियल लोड दैट इज द PU। एंड दूसरा हो जाएगा मोमेंट अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस दैट इज द MUX एंड विच इज ग्रेटर देन MUX min, यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी वाले केस से ज्यादा है ये, ठीक है ना। तो दिस इज द MUX जो है वो ज्यादा है MU min से। तीसरा हो जाएगा दैट इज मोमेंट अबाउट y एक्सिस, दैट इज द MUY एंड इट इज आल्सो ग्रेटर देन MUY min। तो मेरे पास में MUX एंड MUY और PU ये जो है फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा द कॉलम इज कंसिडर सेफ, कॉलम इज कंसिडर सेफ इफ फॉलोइंग कंडीशन, फॉलोइंग इक्वेशन satisfy. So that equation is the mu upon
mu upon mu x upon mu x1 की पावर अल्फा n प्लस mu y अपॉन mu y1 की पावर अल्फा n लेस देन इक्वल टू 1। सो दिस इज द इंटरेक्शन इक्वेशन। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास में कॉलम जो है बाइसेंट्रिक में सेफ है, बाइसेंट्रिक में सेफ है। अल्फा n जो है वैल्यू ऑफ अल्फा n डिपेंड्स ऑन pu अपॉन puz। दोनों का वैल्यू आप जानते हैं, pu इज द गिवन लोड एंड puz इज द अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, जिसका वैल्यू आप लोग निकालना जानते हैं। अगर pu अपॉन puz का वैल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा n, अगर pu अपॉन puz का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.2 है तो अल्फा n का वैल्यू आ जाएगा 1। और अगर ये 0.2 से 0.8 के बीच में, सो दिस वैल्यू विल बी, अगर ये 0.2 से 0.8 के बीच में है तो दिस वैल्यू विल बी 1 से लेके 2 के बीच में होगा, और ये ग्रेटर देन अगर 0.8 है तो ये हो जाएगा 2 वैल्यू। तो अल्फा n का जो वैल्यू निकलता है दैट इज द pu, दैट इज द गिवन लोड, दिस इज द गिवन लोड, ये गिवन रहता है, एंड दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम, ultimate strength of column, and you know that how ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0.45 FCK इंटू AC प्लस 0.75 FI इंटू AS, मिनिमम सेंसिटिव वाली, सॉरी नॉट मिनिमम, जीरो सेंसिटिव वाली कंडीशन, जीरो सेंसिटिव वाली कंडीशन। अब यहाँ पे अल्फा n का वैल्यू मिल गया, MUX एंड MUY इट इज द गिवन टू अस कि भाई इतना मोमेंट लग रहा है। MUX1 और MUY1 आर द मोमेंट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं लिख देता हूं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दैट इज द MUX1, MUX1 हो जाएगा यूनिएक्सियल मोमेंट कैपेसिटी, यूनिएक्सियल मोमेंट कैपेसिटी ऑफ कॉलम, कैपेसिटी ऑफ कॉलम about x axis when MUY is 0, MUY is 0। ये हम लोग क्या बोल रहे हैं कि MUX1 क्या है कि भाई यूनिएक्सियल मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉलम अबाउट एक्स एक्सिस व्हेन MUY इज 0, यानी कि मैं MUY को 0 मान रहा हूं, तब उस केस में PU और MUX के साथ इसकी कैपेसिटी क्या होगी, दैट इज द MUX1। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, MUX1। Similarly, when MUY is 0 and subjected to PU and MUX, ठीक है। What is the MUY? MUY1 is the uniaxial moment capacity, यूनिएक्सियल मोमेंट कैपेसिटी ऑफ कॉलम
of column about y-axis when MUY की बात करूंगा तो x वाला मोमेंट 0 हो जाएगा, when MUX is 0 and subjected to moment subjected to PU and MUY. तो that is the MUX और MUX1 और Y1. इसमें मेरे पास ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सम एडिशनल मोमेंट ऐड हो जाते हैं ड्यू टू सिलेंडर इफेक्ट ऑफ द कॉलम, और वो क्या होंगे वो भी मैं लिख देता हूं, जो आपके एसएससी जेईई में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना। तो फटाफट लिखो। सो नेक्स्ट हो जाएगा दैट इज डिजाइन ऑफ लॉन्ग कॉलम। तो लॉन्ग कॉलम में क्या हो जाएगा, सम एडिशनल मोमेंट आर एडेड, सम एडिशनल मोमेंट कौन कौन से हो जाएगा, MAX एंड MAY आर एडेड इन इंटरेक्शन इक्वेशन। तो भाई मेरे पास में जो इक्वेशन थी वो क्या थी, दैट इक्वेशन वाज MUX डिवाइडेड बाय MUX1, दूसरा इक्वेशन था MUY डिवाइडेड बाय MUY1, यही इक्वेशन था। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल दे रहे हैं कि भाई इसमें एडिशनल मोमेंट ऐड हो रहे हैं, तो दिस मोमेंट इज द MAX, और इसमें ऐड हो जाएगा दैट इज द MAY, rest all parameter are same, this is the alpha n, this is the alpha n, and here it is, this is the plus less than equal to 1.0, rest all parameters are same, only these value MAX and MAY are added to the equation, right? so यहाँ पे MAX क्या होगा, तो MAX दिया जाएगा, MAX दिया जाएगा जहाँ पे दैट इज MAX इज इक्वल टू PU, दैट इज द PUD बाई 2000 इंटू LEX बाई B का स्क्वायर, दैट इज द MUX, ये D होगा यहाँ पे, एंड MAY क्या हो जाएगा, दैट इज PUB डिवाइडेड बाई 2000 इंटू LEY डिवाइडेड बाई B का स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन JEN में आ रखी हैं, सो बी केयरफुल, तो ये ध्यान रखना है। ये लो जी, ये कॉलम हो गया आपका। तो कल जिन्होंने क्वेश्चन सेंड किया था मुझे, व्हाट्सएप किया था कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो जो भी स्टूडेंट है उसको आंसर मिल गया होगा, दैट इज द आंसर।
much much more than the required का लेवल था आसान है कि ये चीजें जो है हमें नहीं समझ में आ रही है, डाउट हो रहा है, तो सेंड इट टू मी। फिर बोल रहा हूँ भेजिए, आंसर मैं दे रहा हूँ जितना पॉसिबल हो पा रहा है, बट रिक्वेस्ट कोशिश करिए कि आपको मिल जाए। दिस इज माई नंबर है, राइट? चलिए, ओके, सो दिस इज द वन। अब हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज आल्सो द इम्पोर्टेंट एंड क्वेश्चन इससे भी अच्छे पूछे जाते हैं, दैट इज द डिजाइन ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन, ओके, सो बिफोर मूविंग दिस टॉपिक एनी कोई डाउट है तो बता दीजिए। क्लियर हो गया? दैट्स वेरी गुड। जितने भी लाइव हैं, मैं मानता हूँ आपको आंसर देने में जरा थोड़ा सा जोर आता है, बट ठीक है, मेरा काम पूछना है। जितने भी लोग लाइव हैं जो वाकई चाह रहे हैं सिलेक्शन लेना, तो अभी तक जो पोर्शन किया गया है उसके क्वेश्चन आपने बनाए होंगे, तो ईमानदारी से आप लोग ये बताइए कि नोट्स को पढ़ के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बनाना है, नोट्स पढ़ के बना लेना, मोस्टली बन जाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि किस किस ने बनाया है, घर पे प्रैक्टिस शुरू कर दी है, प्रैक्टिस कर दी है, एनी वन ऑफ देम। तो आरसीसी मोस्टली कल हम लोग फिनिश कर देंगे। है ना? जितना आप लोग जानते हैं उसी के हिसाब से मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। सो प्लीज आप लोग जो है सोचने की कोशिश करिए, 10 मिनट आपके पास रहेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि फाउंडेशन देना जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, फाउंडेशन देना जरूरी है क्या? मतलब देना ही देना है, ऐसा कुछ जरूरी है क्या? हाँ या ना? इफ यस देन वाई, if yes then why, and if not then why not, क्यों नहीं? तो आपको इन दोनों का आंसर देना है, ठीक है? सोचना अभी इसमें ना लिखिए, और अगर लिखना चाहें तो अपने पास में लिख के रख लीजिए 10 मिनट के अंदर, ताकि जब मैं स्टार्ट करूं तो आप मुझे आंसर मिल जाए डायरेक्टली। दूसरा क्वेश्चन ये है कि when the load is acting ऑन द कॉलम का लोड ही सोइल पे भेजना होता है ना, तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉलम पे जो लोड होता है दैट लोड इज द कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव लोड की वजह से मेंबर में जो स्ट्रेस आएगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी। कंप्रेसिव लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस होगी, कंप्रेसिव लोड की वजह से जो स्ट्रेस होगी, दैट स्ट्रेस इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अगर मुझे कंप्रेसिव स्ट्रेस ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है, तो मुझे जिस चीज को जिसमें ट्रांसफर करना है तो उसी की कैपेसिटी से कंपेयर करूंगा ना। तो मुझे अगर इस कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि लोड की वजह से आई है, इसको अगर मुझे ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू ग्राउंड, तो भाई मुझे जो है ग्राउंड की कंप्रेसिव कैपेसिटी से कंपेयर करना चाहिए ना। ग्राउंड की कंप्रेसिव कैपेसिटी से कंपेयर करना चाहिए ना। आप लोग कंपेयर करते हो इससे ना करके, आप कंपेयर करते हो सिग्मा बी बियरिंग कैपेसिटी से। मेरा क्वेश्चन है वाई वाई ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन ये होगा, फाउंडेशन देना जरूरी है क्या? अच्छा वो तो पूछ लिया ना, चलो
ठीक है, इन दो का आंसर पता करो, इन दो का आंसर पता कर लो, क्योंकि इसका आंसर लिखने में आपको कम टाइम भी लग जाएगा, अभी आप ब्रेक पे भी जाओगे। सो ठीक है, सो वी हैव द 10 मिनट ब्रेक, विल मीट आफ्टर 10 मिनट। ठीक है, थैंक यू। चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्या इसकी कहानी है, क्या इसका लॉजिक है? तो जो पहले हमने क्वेश्चन पूछे उसको लेके हम बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं फाउंडेशन की बात करता हूं तो ये मेरे पास में कोई भी एक स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज द कॉलम एंड देन इसके ऊपर जो भी बीम या स्लैब जो भी लग रहा है वो पार्ट आ जाएगा एंड इट इज द प्लिंथ लेवल, इट इज द प्लिंथ लेवल एंड ये पार्ट रहता है पेडेस्टल का एंड देन भी हम लोग जो है वो कैसा भी ये एक अलग से स्ट्रक्चर है, दिस में भी इन दिस शेप और मे भी ये हो सकता है ऐसा शेप में ना रह के ये ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी हम लोग दे सकते हैं और किसी भी शेप में दे सकते हैं। तो ये जो पार्ट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन या फुटिंग, फाउंडेशन या फुटिंग इसको बोला जाता है, फाउंडेशन या फुटिंग। और ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, ये सब स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट रहता है। ये सब स्ट्रक्चर है, ये सुपर स्ट्रक्चर है। तो फाउंडेशन एक सब स्ट्रक्चर होता है जो बिलो द प्लिंथ लेवल दिया जाता है और इसका मकसद होता है कि जो भी सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है उसको सेफली ग्राउंड पे ट्रांसफर कर देना। जो आप लोग अभी तक जानते हैं वही स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। इसका मकसद क्या है कि जो भी सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है उसको सेफली ग्राउंड पे ट्रांसफर कर देना। और ये एडिशनल मेंबर है, वी नो दैट, है ना, ये मेंबर डिजाइन किया गया है अलग से। तो माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट ये आता है कि भाई हमें इस मेंबर की जरूरत ही क्यों पड़ी। मेरा पहला क्वेश्चन यही था, फाउंडेशन देना जरूरी है क्या, जरूरी है क्या? अगर हाँ तो फिर क्यों, और अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं, नहीं, है ना, इस चीज के बारे में। तो आप लोगों ने जो आंसर लिखे हैं वो मैं एक बार देख लेता हूँ। फाउंडेशन इज, अच्छा क्या है, इसलिए हम लोग यहाँ देते हैं, हाँ राजन फाउंडेशन देना नोट सब जरूरी है क्योंकि बिल्डिंग का पूरा लोड इंक्लूडिंग सेल्फ वेट फुटिंग में अगर स्टेटमेंट ऑब्वियस सी बात है, वो जब आप किसी भी एग्जाम का इंटरव्यू देंगे आप, तो इंटरव्यू में ये आपके काम आएगी आएगी, दिखती सी बात है। किस्मत आपकी अच्छी है कि जेईएन में इंटरव्यू नहीं है, तो आप लोग इसलिए कमेंट नहीं कर रहे होंगे। अगर आप जेईएन के अलावा अगर कोई और पीएसयू का एग्जाम देते हैं तो वहाँ इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में बोलना होगा और उस टाइम जो आप बोलोगे ना तो वही बोलोगे जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो, और ये लिखा हुआ पूरा सच नहीं है। तो पूरा सच नहीं है तो इंटरव्यूअर आपके साथ खेल जाएगा अच्छे से। सो दैट्स वाई उसके लिए भी आंसर दीजिए ताकि आपके स्टेटमेंट को सुधारा जा सके और सिंपल शब्दों में कैसे अपनी चीज को बताना है और इंटरव्यू में निकल जाना कि भाई नौकरी मिल गई, उसके लिए आपको आंसर देना मैंडेटरी है, जरूरी है। चलिए बात करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जरूरी है या नहीं है, तो एक पॉइंट ये आता है कि भाई हमें लोड को ट्रांसफर करना है, सीधी सी बात है, ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है ताकि स्ट्रक्चर स्टेबल रहे, ठीक है ना। तो फाउंडेशन जो है हम लोग ये भी बोल देते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए देते हैं, ठीक है, बट ये जरूरी है क्या? स्टेबिलिटी के लिए फाउंडेशन अगर ना भी दें तो क्या ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा? तो पॉइंट ये आता है कि भी हमारे पास की क्वेश्चन में लोड को हमें ट्रांसफर करना है, तो लोड को ट्रांसफर करने के लिए कंडीशन क्या है, लोड को ट्रांसफर करने के लिए कंडीशन क्या है, वही कंडीशन आपको बताएगी फाउंडेशन जरूरी है या नहीं, वही कंडीशन आपको बताएगी। मान लीजिए ये एक आरसीसी वॉल है, फॉर एग्जांपल मान लो एक आरसीसी की दीवार है और मेरे दो नाम है, पहला मैं बाबूलाल जो कि मेरा सही नाम है, मैं इस दीवार को कितना पुश कर सकता हूँ? ऑब्वियसली बात है, मेरा नाम बाबूलाल है तो ऑब्वियसली मैं क्या बोलते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, तो कैपेसिटी भी नॉर्मल ही है, तो मैंने इसके ऊपर कितना लोड लगा सकता हूँ? तो मैं इस वॉल पे जो कि दीवार है इस पे उतना ही लोड लगा सकता हूँ जितना ये खुद बियर कर सकती, खुद ले सकती है, रजिस्ट कर सकती है। अगर उससे ज्यादा लोड लगाया तो ये नहीं ले पाएगी। चूंकि मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन के, यानी कि मेरा जो भी नाम है, जो बाबूलाल नाम है, उसके हिसाब से अगर लोड लगाऊंगा तो आरसीसी की कैपेसिटी डेफिनेटली मेरे से तो ज्यादा ही है, तो ये आराम से इस लोड को ले सकती है। कैसे लेगी वो बाद में बात करेंगे। अब मैं मान लेता हूं कि मेरा नाम बाहुबली है,
साउथ का हीरो। आप जानते हैं कि साउथ के अंदर सबसे ज्यादा जो कंसेप्ट की बैंड बजाई जाती हैं वो सिविल की होती हैं। एक लात मारे आरसीसी की दीवार टूट के जा रही है या दीवार टूट के जा रही है, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है। तो मेरा नाम बाहुबली है, अब मैं कितना लोड लगा सकता हूं? तो जैसे लोड लगाऊंगा फेल हो जाएगी, बिकॉज आई एम टू पावरफुल पर्सन, एक्सट्रीम ब्रह्मांड की शक्ति आ गई मेरे में, ठीक है। तो ये दीवार जो है गिर जाएगी। पॉइंट ये आता है, क्वेश्चन ये नहीं है कि गिर रही है या नहीं गिरी, क्वेश्चन ये आता है कब गिरेगी और कब नहीं गिरेगी। अगर नहीं गिरती है इसका मतलब आपने जो भी लोड दिया है वो ले रही है, तो आपको एडिशनल चीजों की जरूरत कहां है, खुद ही ट्रांसफर कर पा रहा है। और गिर जा रही है इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो लोड लगाया है वो रेस्पेक्टिव मेंबर या कंपोनेंट जो भी हैं उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आपने लोड लगा दिया। अगर लगा दिया तो फेल हो जाएगी, मतलब दीवार गिर जाएगी। तो मुझे अपने लोड को ट्रांसफर करने के लिए इस सिचुएशन में, जब दीवार गिर रही है, इस सिचुएशन में मुझे अपने लोड को ट्रांसफर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग से कोई मेंबर इंट्रोड्यूस या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा जो इस चीज को बियर कर सके। 1 सेकेंड प्लीज। वन सेकेंड। कब नहीं होगा उस चीज को लेके, तो माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है यार कि अगर मेंबर की कैपेसिटी, अगर कोई भी मेंबर है, मैं ये नहीं बोल रहा ये वॉल है, फुटिंग है या वगैरह जो भी है, अगर इस मेंबर की कैपेसिटी से आप ज्यादा लोड लगा देते हैं तो ये फेल हो जाएगा, और अगर कम लोड लगाते हैं तो फेल नहीं होगा। पॉइंट ये आता है कि अभी एक स्टूडेंट ने लिखा था कि अगर मैं कॉलम को सीधा सोइल पे यानी कि ग्राउंड पे अगर रखूंगा तो वो फेल हो जाएगा, उसके जो शियर स्ट्रेस, उसकी जो स्ट्रेस होगी वो स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएगी मेंबर की कैपेसिटी से। पॉइंट ये कि कौन सी स्ट्रेस, क्योंकि मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था, कॉलम पे जो लोड आता है या कॉलम के ऊपर जो लोड लगता है दैट लोड इज द कंप्रेसिव लोड, एंड कंप्रेसिव लोड की वजह से जो स्ट्रेस आती है दैट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हमें सोइल की कंप्रेसिव, ग्राउंड की कंप्रेसिव कैपेसिटी से कंपेयर करना चाहिए, जबकि हम कंपेयर करते हैं बियरिंग कैपेसिटी से। तो पहले मैं इसी चीज का आंसर देता हूं बियरिंग वाले का, और उससे हम लोग इसको समझ पाएंगे पहले वाले क्वेश्चन को। तो माय डियर फ्रेंड्स एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि स्ट्रेसेस जो रहती हैं, स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं सोम के अंदर, और मैंने आपको आरसीसी के बिगनिंग में भी बताया था, स्ट्रेस जो होती है उसको हम डिफाइन करें तो क्या बोलते हैं, इट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, कि मैंने अगर बाहर से कोई लोड लगाया तो मेंबर इंटरनली उसको कितना रजिस्ट कर रहा है, दैट इज द इंटरनल, जितना रजिस्ट कर रहा है दैट किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, तो रजिस्टिंग फोर्स टू द एरिया इज नोन एज द, इसका जो रेशियो होगा दैट इज नोन एज द स्ट्रेस। और किसी स्टूडेंट ने लिखा स्ट्रेस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भाई स्ट्रेस तो मेरे पास में लोड कौन सा लग रहा है, कंप्रेशन, तो भाई ये कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गई। तो उस स्टूडेंट के हिसाब से मुझे सोइल की यानी कि ग्राउंड की कंप्रेसिव कैपेसिटी से कंपेयर करना चाहिए, जबकि हम लिखते हैं बियरिंग, नाउ माय डियर फ्रेंड्स पॉइंट इज दैट जितनी भी तरह की स्ट्रेसेस हैं, अगर मैं सिंपली बात करता हूं तो स्ट्रेस के अंदर मैं लिखता हूं कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी, शियर स्ट्रेस टाउ टाउ। उसके बाद में बेंडिंग स्ट्रेस में सिग्मा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ सी और एफ टी, बेंडिंग कंप्रेशन में और बेंडिंग टेंशन में ये स्ट्रेस आ जाएगी। ये सारी जो स्ट्रेसेस हैं ये सारी की सारी इंटरनल स्ट्रेसेस हैं, मेंबर के अंदर आ रही है विथ रेस्पेक्ट टू द अप्लाइड लोड, जो भी लोड लग रहा है उसके रेस्पेक्ट में। इन सारी स्ट्रेस में एक स्ट्रेस एक ऐसी होती है जो इंटरनल नहीं है, ओनली एक स्ट्रेस ऐसी है, और वो नहीं है, वो कौन सी है, तो उसमें हम लोग ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास में कोई भी एक मेंबर, सपोज करिए दिस इज द ए मेंबर,
ये ए मेंबर इस दूसरे मेंबर पर टिका हुआ है, मतलब इसके ऊपर लगा हुआ है, रेस्ट कर रहा है। तो ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ये मान लो इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है बी मेंबर पर। तो एक मेंबर दूसरे मेंबर पर अगर कांटेक्ट सरफेस के द्वारा स्ट्रेसेस अगर ट्रांसफर करता है तो वो स्ट्रेस कहलाई जाती है बियरिंग स्ट्रेस। दिस इज नोन एज द बियरिंग स्ट्रेस, सिग्मा बी। और ये अकेली ऐसी स्ट्रेस है जो इंटरनल नहीं है। ये कौन सी है, एक सरफेस है। सपोज करिए दिस इज द वन, ये मार्कर है और ये कोई एक मेंबर है। इस मार्कर की एंड सरफेस से इस सरफेस के बीच में जो स्ट्रेसेस ट्रांसफर होगी दैट इज नोन एज द बियरिंग स्ट्रेस। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि एक सरफेस से दूसरी सरफेस में अगर कोई स्ट्रेसेस ट्रांसफर होती हैं तो दैट इज नोन एज द बियरिंग स्ट्रेस। पॉइंट ये आता है कि क्या बियरिंग स्ट्रेस टेंशन नेचर की हो सकती है? तो खुद ही सोच लो यार, अगर मैं इस ए मेंबर पे मान लो टेंसाइल फोर्स लगाता हूं, क्या होगा, ये मेंबर हट जाएगा इस वाले मेंबर से। तो जब ये मेंबर हट जाएगा तो कांटेक्ट सरफेस टच कांटेक्ट ही नहीं होगा तो फिर काय की ट्रांसफर। अगर मैं कंप्रेशन लगाता हूं तो कंप्रेशन लगाने से ये मेंबर इस मेंबर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये क्या होगा, दबाव यानी कि प्रेशर के कारण स्ट्रेसेस ट्रांसफर करेगी। तो भाई बियरिंग स्ट्रेस जो होती है जनरली नेचर की होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि जब आप कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो ही ये जो है ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे हम लोग बियरिंग से क्यों कंपेयर करते हैं, ये तो आंसर हमें मिल गया कि भाई अगर मेरे पास में लोड की वजह से जो भी सुपर स्ट्रक्चर से लोड आ रहा है वो लोड आ रहा है कॉलम पे जो लोड आ रहा है उस लोड की वजह से कॉलम के बेस पे ये कॉलम के बेस पे दिस इज द कॉलम और ये उसका बेस है। इस बेस पे जो बियरिंग स्ट्रेस डेवलप हुआ है, बेस पे, ये इंटरनल नहीं बोल रहा हूं, बेस पे बोल रहा हूं, जो बियरिंग स्ट्रेस डेवलप हुआ है सिग्मा बी डेवलप, कितना हुआ ये, सिग्मा बी डेवलप हुआ है लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय कॉलम का एरिया ए इंटू बी। अगर ये स्ट्रेसेस डेवलप जो हुआ है, अगर ये स्ट्रेसेस सोइल की बियरिंग कैपेसिटी से लेस है, सोइल की बियरिंग, ग्राउंड लिख देना ज्यादा बढ़िया है क्योंकि अभी सोइल की बात नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड की बियरिंग कैपेसिटी से अगर लेस है तो जरूरत नहीं है फाउंडेशन देने की, हमें एडिशनल देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जब इस दीवार को पुश करूंगा तो मेरे जो ये पाम का जो सरफेस है वही दीवार की सरफेस के टच हो रहा है, तो मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो इस पाम के ऊपर क्या बन जाएगा, बियरिंग स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो है इस दीवार के टच में जाएगी, तो टच में जाएगी तो जैसे फोर्स लगाऊंगा तो इस सरफेस से दीवार की सरफेस में ट्रांसफर होगा। अगर दीवार की बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा है जो कि नॉर्मली होती है तो मैं आराम से उसको पुश कर सकता हूं, हमें कुछ अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो नीड नॉट टू प्रोवाइड, ऐसी सिचुएशन में हमें किसी अलग कंपोनेंट की या मेंबर की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये ले सकता है रजिस्टर कर सकता है। अब ये चीज ग्राउंड पे हम लोग आरसीसी में अप्लाई कर लेते हैं, ये तो अभी मेरा और दीवार का एग्जांपल चल रहा था, अब मैं अप्लाई कर लेता हूँ आरसीसी पे। कॉलम की सरफेस पे जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो ये है, अगर ये ग्राउंड की बियरिंग कैपेसिटी से लेस है, नीड नॉट टू प्रोवाइड द फाउंडेशन। एग्जाम्पल देखें तो मान लो मनाली चलते हैं या कश्मीर में चलते हैं जहां पे रोकी एरिया है ना, तो मनाली में चले गए जहां पे हिल एरिया मतलब रोकी एरिया है, रोक की बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और हम वो स्ट्रक्चर वहां पे बना रहे हैं वो 1 या 2 मंजिल है, मतलब 1 मंजिल मान लो। तो जब मैं वहां पे अगर मैं रोक के ऊपर अगर मैं कॉलम लगाऊंगा तो क्या मुझे फाउंडेशन देने की जरूरत पड़ेगी क्या? आंसर जनरली नहीं है, लेकिन फिर भी हम वहां पे क्या करते हैं
कि रोक के ऊपर बना रहा हूँ, रोक पे बना रहा हूँ, ग्राउंड पे नहीं, रोक के ऊपर। रोक इज द काइंड ऑफ द ग्राउंड। तो अगर मैं वहां बना रहा हूं तो उस रोक के अंदर हम लोग एक छोटा सा होल डिग करके होल कर देते हैं और उसके अंदर कॉलम को रेस्ट कर देते हैं ताकि कॉलम को स्टेबिलिटी दी जा सके, इधर उधर ना जाए। उसके लिए छोटा सा होल डिग करके कंक्रीटिंग करके उसके ऊपर कॉलम लगा देते हैं। नॉर्मली लोड ले लेगा, जरूरी नहीं अलग से कोई कंपोनेंट देने की जरूरत नहीं है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि पूरा का पूरा इंडिया तो मनाली में जाके या जो है वो जम्मू में जाके बस नहीं सकता, रोक की एरिया उधर ही है। अब अगर मैं ग्राउंड की बात करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ग्राउंड की बात करता हूं, लुक एट दिस, ये हमारे पास में जो है वो ग्राउंड का है, ये हो जाएगा कुछ ऐसे लाइक दिस, हियर इट इज। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे। ये वाला जो ये वाला जो जोन है ये जनरली रोक की एरिया में आता है, रोक है इसके अंदर, हिल साइड ज्यादा रहता है। ये डेजर्ट में, राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ, राजस्थान और गुजरात के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे सोइल जो रहती है यानी कि ग्राउंड जो रहता है वो बहुत पोरस है। इतना ज्यादा जो है वो इतना ज्यादा छोड़ो, सोइल बहुत पोरस है, मतलब बहुत लूज है, वीक है, रोकी नहीं है। अगर मैं इधर आता हूँ, ये थोड़ा ऐसे करके आ जाए, अगर मैं इधर वाले पोर्शन में आता हूँ तो इधर भी समवोट आपको जो है वो रोकी मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आता हूं तो यहाँ वाले पोर्शन में जो साउथ इंडिया है, यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो सोइल के अंदर वाटर टेबल ऊपर रहती है, चूंकि ये ओशियन के टच में है, तो यहाँ पे वाटर टेबल जनरली ऊपर रहता है। अगर मैं मिड में आता हूं तो ये आपको मीडियम सोइल देता है, कई बार रोकी भी मिल रहा है, मतलब ग्रेवल टाइप जो है वो सोइल मिल जाता है। तो इन सब जगह सोइल की बियरिंग कैपेसिटी इज डिफरेंट, अलग अलग है, अलग अलग है। तो भाई मेरे पास में बियरिंग कैपेसिटी अगर मैं ग्राउंड की देखता हूं तो रोक की ज्यादा होती है, रोक की ज्यादा होती है, ग्रेवल की थोड़ी सी कम होती है, सैंड की और कम होती है, और अगर मैं पोरस सोइल की देखता हूं तो और ज्यादा कम होती है, और ज्यादा कम होती है। अगर मैं ऑन एन एवरेज सोइल और सैंड को अगर मैं ऑन एन एवरेज ले लूं तो इसकी वैल्यू बहुत लेस रहती है, मतलब बहुत कम रहती है। तो ये वैल्यू मेरे पास में बहुत कम है ऑल ओवर इंडिया के लिए, क्योंकि हम ओनली मनाली की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास में लेस है। लेकिन एक चीज माइंड के अंदर परफेक्टली क्लियर है, क्या कि अगर लोड ट्रांसफर करना है तो मुझे ये सिचुएशन हर हाल में सेटिस्फाई करवानी ही पड़ेगी। अगर लोड ट्रांसफर करना है तो मुझे ये सिचुएशन हर हाल में सेटिस्फाई करवाना ही पड़ेगा। अगर ये है तो ही ट्रांसफर कर पाएगा, अगर नहीं, अगर ये वैल्यू ज्यादा हो गया लोड की वजह से जो आया है, तो कॉलम जो है रेस्पेक्टिव ग्राउंड के अंदर पंच कर जाएगा, थस जाएगा, पेनेट्रेट कर जाएगा, जिसको आप पंचिंग शियर फेलियर बोलते हो। क्लियर हो गया? तो टू प्रिवेंट दिस फेलियर, कॉलम का सोइल में पंच ना करें, और इस पंचिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर में फेलियर्स आते हैं, चाहे वो क्रीप का हो गया, चाहे वो जो क्रैक हो गया, या अनस्टेबिलिटी हो गया, या ओवरटर्न हो गया, या स्लाइड हो गया, ये सारे फेलियर ना दें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इसको सेटलमेंट भी बोलते हैं। तो इसके वजह से स्ट्रक्चर में ये सारे फेलियर ना हो और कॉलम जो है वो ग्राउंड में पेनेट्रेट पंच ना करें, पंचिंग शियर फेलियर ना दें, सेटलमेंट ना हो, तो इसको रोकने के लिए हमें हर हाल में इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये लेस रहे। ये वैल्यू मेरे पास में फाइनल है, दिस वैल्यू इज द फाइनल, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। व्हाई? ग्राउंड तो बदलेगा नहीं, ग्राउंड तो बदलेगा नहीं। तब मुझे इसको लेस करने के लिए मेरे पास में ये वैल्यू आ रही है, इसमें ये वैल्यू आ रही है, दिस वन, दिस इज द लोड विच इज कमिंग फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर। आपने अलग जो भी डिजाइनिंग किया, जो भी कंपोनेंट दिया, उसका लोड आ रहा है। इफ दिस लोड इज एक्टिंग, वी कांट चेंज दिस लोड। मान लो डिजाइन रीडिजाइन करके थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकते हैं, बट इट टू चेंजेस नहीं होगा, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन अगर मुझे इसको लेस करना है, देन आई हैव ओनली वन चॉइस टू इंक्रीज दिस एरिया। व्हाट इज दिस एरिया? दिस इज द बेस एरिया ऑफ द कॉलम।
A into B. This is the base area. So if suppose I want to reduce this one, then I have increased this base area. और कोई चॉइस नहीं बचती है हमारे पास। अगर मैं बेस एरिया बढ़ाता हूं, बेस एरिया बढ़ाने का मतलब कॉलम की बी और डी डायमेंशन इंक्रीज करता हूं, तो मान लो मुझे कॉलम का जो डायमेंशन अभी जो है मेरे पास 300 इंटू 300 का कॉलम है और उसकी वजह से ये फेल हो रहा है, ये स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हो, ये बियरिंग स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। किससे? इससे। तो ये तो पेनिट्रेट कर जाएगा, पंच कर जाएगा। जैसे आप अभी पेन लो और यहाँ पे हथेली पे हल्का सा प्रेस करो, बहुत ज्यादा मत करना, अगर हल्का सा भी करोगे रिस्पेक्ट में कॉलम का बेस एरिया बहुत लेस है तो ये पंच कर जाना है। अगर ये सेफ रहे यहाँ पे, आप इस कॉलम को इस पेन के द्वारा इस हाथ के ऊपर लोड ट्रांसफर करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, तब जो है तब जो है इस बेस एरिया को बढ़ाएंगे। बढ़ाने का मतलब कॉलम का डायमेंशन जो अभी इतना सा है, इसका एरिया बढ़ा दो, 1 मीटर बाय 2 मीटर का कॉलम कर दो। कॉलम की चौड़ाई बता रहा हूं, लेटरल डायमेंशन 1 मीटर बाय 1 मीटर, 2 मीटर बाय 2 मीटर। इमेजिन करो दैट मच डायमेंशन ऑफ द कॉलम, इज इट फिजिबल? नो, इट इज आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू गुड, एस्थेटिकली गुड, वेरी बैड, नहीं दे सकते। आर्किटेक्चर को छोड़ो, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हमारा काम स्ट्रेंथ को लेके है, एस्थेटिक चीजें आर्किटेक्चर बताता है। स्ट्रेंथ को लेके बात करते हैं तो भाई मेरे पास लोड को ट्रांसफर करने के लिए इतना एरिया इनफ है, मान लो 100 यूनिट का लोड है, इनफ है इतना एरिया। अगर मैं 2 मीटर बाय 2000 इंटू 2000 mm का अगर मैं कॉलम साइज दूं इस सिचुएशन को इंश्योर करने के लिए, तो भाई ये भी तो देखो इस कॉलम की कैपेसिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मान लेते हैं 5000 kg हो गई, किलो न्यूटन सॉरी। अरे ट्रांसफर तो हमें 100 ही करना, 5000 के लिए क्यों डिजाइन कर रहे हैं, क्यों इतना मटेरियल दे रहे हैं? नॉट पॉसिबल। तो द डायमेंशन, कॉलम का डायमेंशन इंक्रीज करना किसी भी एंगल से फिजिबल नहीं है, ना तो स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से, ना एस्थेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना ही इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तब हमारे पास में एक चीज आई कि भाई अगर हमें यहाँ पे इतना एरिया चाहिए तो हम क्या करें, हम इस सिचुएशन को इंश्योर करने के लिए हम जो है बेस का एरिया बढ़ा देते हैं। हम क्या कर देते हैं, बेस का एरिया बढ़ा देते हैं। तो बेस का एरिया पहले ए और बी था, तो अब हम क्या करते हैं, इस बेस के ऊपर नाउ हम क्या कर रहे हैं क्या करें, हम अलग से इस कॉलम के बेस पे अलग से एक मेंबर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी लेंथ एंड विड्थ एल एंड बी इस तरीके से डिसाइड होगी। एल एंड बी मैं डेप्थ भी शो कर देता हूं। दिस एल एंड बी आर डिसाइडेड सच that the bearing stress develop at the base of this component। अब इसका नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, हम एक ऐसा कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं, मेंबर ऐड कर रहे हैं जिसकी लेंथ एंड विड्थ आर डिसाइडेड सच दैट the bearing stress develop at the base of this member must be less than equal to bearing stress of the ground, and the new component which is added in the substructure is known as the foundation या footing। फाउंडेशन जनरली आरसीसी का होता है, फुटिंग हम लोग पीसीसी का बोलते हैं, कॉमन है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि पीसीसी हम लोग जो है रेनफोर्समेंट नहीं देंगे, दे सकते हैं। बट अगर पूछ ही लें कि भाई इन दोनों में क्या अंतर है, तो सर पीसीसी लाइट लोड के लिए, एक्सियल लोड के लिए होती है, जनरली वो कंक्रीटिंग की होती है, रेनफोर्समेंट जनरली नहीं देते हैं। फाउंडेशन डिजाइन किया जाता है और रेनफोर्समेंट दिया जाता है, तो वो फाउंडेशन होता है। बाकी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये दोनों ही रहे, इवन पीसीसी में कई बार पुटिंग जो है रेनफोर्समेंट दे देते हैं। तो दिस कंपोनेंट इज नोन एज द फाउंडेशन, जिसकी लेंथ एंड विड्थ इस तरीके से डिसाइड की गई कि मेरे पास में ये कंडीशन सेटिस्फाई रहें
और ये क्वेश्चन जेईएन में आ रखा है 2-3 बार कि भाई फुटिंग की लेंथ एंड विड्थ किस कंडीशन को लेके ध्यान दी जाती है। सो दिस इज द कंडीशन, द बियरिंग स्ट्रेस डेवलप एट द बेस ऑफ द फुटिंग या फाउंडेशन लेस देन, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड या सोइल जो भी है। तो जितने भी काइंड ऑफ फेलियर थे मेरे पास, चाहे वो सेटलमेंट वाला था, चाहे पंचिंग शियर वाला था, चाहे अनस्टेबिलिटी वाला था, और इस अनस्टेबिलिटी की वजह से या सेटलमेंट की वजह से जो भी सुपर स्ट्रक्चर में फेलियर आ रहे थे, ऑल द फेलियर्स हैज बीन प्रिवेंटेड या उसको सेव कर लिया गया बाय प्रोवाइडिंग दिस वन। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी आर हियर इन दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वन कि भाई फाउंडेशन जो है उसका डिजाइन पैरामीटर क्या क्या है और कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे। सोइल के अंदर जब आप सोइल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, है ना, तो सोइल के अंदर आप अच्छे से जानते हैं जो जियोटेक होता है उसमें 2 पार्ट रहते हैं, एक होता है सोइल मैकेनिक्स और दूसरा रहता है फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ये दोनों ही ये 50% है और ये 50% है, इसका बहुत अच्छा वेटेज है, यू नो दैट। वहां पे आप इसमें बहुत सारे जो है वो चीजें पढ़ेंगे, चाहे वो टेर्ज़ागे इक्वेशन हो या फिर सिम्पसन इक्वेशन हो या बेस फेलियर हो, पंचिंग फेलियर वगैरह वगैरह, सारी चीजें आप वहां पे देखने वाले हैं। टाइप ऑफ द फाउंडेशन क्या होता है, कब कौन सा किधर किस वजह से क्यों देते हैं, वी विल डिस्कस देयर। सो ये स्मॉल सा आइडिया था सोइल वाले सब्जेक्ट को लेके जो आप वहां पे पढ़ने वाले हैं या जो भी आप सीखेंगे वहां से। मेरा काम यहाँ पे आरसीसी के अंदर क्या है, मेरा काम ये है कि मुझे इसको डिजाइन करना है, डिजाइन करना है। ये आपको वहां पे नहीं बताएंगे, वो आपको नहीं बताएंगे। वहां पे ये बताया जाएगा कि अगर फुटिंग मैंने आइसोलेट दी है, कंबाइंड दी है, राफ्ट फाउंडेशन या पाइल फाउंडेशन अगर दिया है तो फेलियर क्या होगा, किस तरीके का होगा, कौन सी फुटिंग कहाँ और किस वजह से दी जाती है, कब देते हैं, और उसका प्लान एरिया से क्या लेना देना है। मान लो मेरे पास में 100 मीटर स्क्वायर का एरिया है, बिल्डिंग बनानी है, तो इसमें आइसोलेटेड दूंगा, कंबाइंड दूंगा, राफ्ट दूंगा, तो ये डिसाइड किया जाता है कॉलम के एरिया और फुटिंग के एरिया और प्लान एरिया के हिसाब से। सो दैट ऑल द पॉइंट यू विल डिस्कस देयर, है ना। सो वो सारी बातें हम लोग वहां रख देते हैं। हम यहाँ पे किसी भी एक फुटिंग को जो अपने सिलेबस में दैट इज द आइसोलेटेड फुटिंग, उसको लेके हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो बिफोर मूविंग द पार्ट कुछ इसकी बातें हम लोग लिख लेते हैं और ये सारी बातें आप लोग सोइल में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बता देता हूं। चलो जी, तो हेडिंग लगाइए।